यहाँ पर ये लिखा रहा है कि महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में मनुष्यों की जो सबसे पहले उत्पत्ति है वो तिब्बत पे बताई है। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है? और साइंटिफिक प्रूफ नहीं दे सकते तो वेद से दिखाओ कि तिब्बत या त्रिविष्टप पे मनुष्य उत्पत्ति हुई कि नहीं, यानी वेद से सिद्ध करो, ये कह रहा है। ठीक है, कह रहा है या तो वेद से सिद्ध करो कि तिब्बत में मनुष्य की उत्पत्ति हुई, या दिखाओ साइंटिफिक प्रूफ दो। तो अब वो प्रकरण क्या है उसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे आया है कि स्वामी जी कह रहे, पूछा जा रहा है पूर्व पक्षी द्वारा कि मनुष्यों की जो आदि सृष्टि है वो किस स्थान पे हुई। तो उत्तर दे रहे हैं त्रिविष्टप पे, अर्थात जिसको आज तिब्बत कहते हैं। ठीक है, वो अलग विषय है। उसके बाद आया कि आदि सृष्टि में एक जाति के मनुष्य थे अनेक, तो कहा एक जाति थी। उसके पश्चात क्या हुआ कि श्रेष्ठ विद्वान, श्रेष्ठों का नाम आर्य, विद्वान देव, और दुष्टों का नाम दस्यु, डाकू, मूर्ख आदि पड़ा। ठीक है, आदि आदि। तो अब इसका वेदों से दिखाना है प्रमाण, तो क्या वेद में है ऐसा कुछ? क्या वेदों में त्रिविष्टप का जिक्र है कि वेदों में तिब्बत से उत्पत्ति हुई मनुष्य की? तो वेदों में तो कोई इतिहास होता नहीं है, उसमें तो सैद्धांतिक बातें हैं। वो तो सृष्टि के आदि में आया तो उसमें किसकी हिस्ट्री होगी? ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि वेद ईश्वरी ज्ञान है। जितनी किताबें हैं, कुरान बाइबल उठा के देख लो, सब में इतिहास मिलेगा इनके पैगंबरों का, फलाने ढिमाके का। लेकिन वेद में नहीं है ऐसा, वेद में तो किसी का हिस्ट्री नहीं है। अच्छा, तो यही वेद की खूबी है। अच्छा, लेकिन फिर भी जो त्रिविष्टप शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, इस पर विचार करते हैं। ठीक है, तो अच्छा, पहली बात, इससे पहले कि हम त्रिविष्टप शब्द पे जाएं और वेदों से तिब्बत सिद्ध करें या त्रिविष्टप सिद्ध करें, तो ये भाई साहब ने वही कहावत एक सुनी होगी कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। भाई तुम विज्ञान की क्यों बात करो कि यहाँ से दिखाओ, वहां से दिखाओ, यहाँ से दिखाओ, वेदों से दिखाओ, त्रिविष्टप दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। भाई तेरा तो खुद का इतिहास काल्पनिक है। अब ये कुरान की एक आयत है। ठीक है, ये कुरान की आयत है, सिपारा एक सूरह, ये पुराने फॉर्मेट में है जो चलता था, सिपारा वाला फॉर्मेट, उसके आधार पे। ठीक है, तो 35, 36, 37 आयत है सूरह 2 की। यहाँ क्या आया कि हमने कहा कि ओ आदम, तू और तेरी जोरू बहिश्त में रहकर आनंद से जा, खा खा पी और मत समीप जाओ उस वृक्ष के कि पापी हो जाओगे। शैतान ने उनको डगमगा दिया और बहिश्त के आनंद से को उन्होंने खो दिया, यानी बहका दिया शैतान ने उनको, और कहा कि उतरो, तुम्हारे में कोई शत्रु है, तुम्हारा ठिकाना तो पृथ्वी है। एक समय तक लाभ है। आदम अपने मालिक की कुछ बातें सीखकर पृथ्वी पर आ गया। तो अब स्वामी जी क्या लिख रहे हैं इसकी समीक्षा में, इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए खुदा की अल्पज्ञता। अभी तो स्वर्ग में रहने का आशीर्वाद दिया कि आदम और उसकी जोरू स्वर्ग में रहो। अब पुनः थोड़ी देर में कहा कि निकल जाओ। जो भविष्य की बातों को जानता होता तो वर ही क्यों दिया? और बहकाने वाले शैतान को दंड देने से असमर्थ भी दिखता है। तो शैतान ने बहका दिया और तू उसको दंड भी तुम नहीं दे पाए, तो किस बात की तुम खुदा? और वह, और उसने बहका कैसे दिया भाई? तुम्हारी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता कि कौन फाया कौन। तो बहका कैसे दिया वो आदम और उसकी पत्नी को? फिर अगली बात, और वृक्ष किसके, और वृक्ष की जो बात है कि अदन का बगीचा था वहां पर स्वर्ग में बहिश्त में, तो ये वृक्ष कहां से पैदा हो गया वहां पे भाई? क्या अपने लिए व दूसरे के लिए? जो अपने लिए किया तो उसकी क्या जरूरत थी, और दूसरे के लिए किया तो रोका क्यों? इसलिए ऐसी बातें ना खुदा की हो सकती है ना उसकी बनाई पुस्तक में। आदम साहब खुदा से कितनी बातें सीखे भाई। और जब पृथ्वी पर आदम साहब आए तो कैसे आए? यानी बहिश्त से नीचे उतर के चले आए आदम चाचा, तो कैसे आए? क्या बहिश्त किसी पहाड़ पर है या किसी आकाश पर है? और कैसे उतर आए? या पक्षी के जैसे पंख लगाकर आए, या ऊपर से पत्थर की तरह गिर पड़े? इससे ये विदित होता है कि जब आदम साहब मिट्टी से बनाए गए तो उनके स्वर्ग में भी मिट्टी होगी जिसको ये लोग बहिश्त बोलते हैं। और जितने वहां हैं वैसे और भी फरिश्ते आदि भी होते होंगे, क्योंकि मिट्टी के बिना शरीर आदि का भोग हो नहीं सकता, यानी पार्थिव शरीर है ये हमारा। तो मृत्यु भी होती होगी, और यदि मृत्यु है तो वहां से आते जाते कहाँ है? और मृत्यु नहीं होती तो उनका जन्म भी तो हुआ। अब जब जन्म है तो मृत्यु भी है। यदि ऐसा है तो भाई अगर आपका शरीर है, जन्मे है, तो मृत्यु तो होगी ही। अब अगर ऐसी बात है तो जो कुरान में लिखा है कि बीवियां सदैव बहिश्त में रहती हैं तो झूठा हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु तो होगी ही। तो अब यहाँ ये बात उठती है कि ये जो चिंटू जी हैं ये हमसे तो कह रहे हैं वेद से प्रमाण दिखाओ मानव उत्पत्ति का, इनके खुद का उत्पत्ति जो है बहिश्त में होती है। तो बहिश्त जो आसमान में कोई जगह है भैया, 7वें 8वें आसमान पे, तो वहां आदम चाचा कैसे पैदा हुए बताओ? वहां मिट्टी कौन इनके चाचा लाए थे तसला से ढोके, जो वहां से पैदा हो गया आदम चाचा? और बहिश्त में भैया कैसे वहां मिट्टी थी? कैसे पैदा हो गई मानव उत्पत्ति, वहां कैसी हुई, इसको समझाओगे? और ये धरती पे कैसे उतर आए?
फाट पड़े आसमान से आदम चाचा? वहां पैरासूट पहन के ग्लाइडर से उतरे थे, या वहां जेट पैक लगा के आए थे नीचे से, या स्पेस शटल गया था, या गधैया पे बैठ के उतर आए, जैसे हमारे जो कैप्टन मोमो थे वो गए थे गधैया पे बैठ के, तो वैसे चले आए का आदम चाचा गधैया पे बैठ के नीचे उतर आए? तो खुद तो तुम्हारा ठिकाना नहीं, आसमान में कहीं बहिष्ठ तुम्हारा सातवें आसमान पे ये स्पेस है पूरा, यहाँ कहाँ आठवां नौवां आसमान है भाई, जो वहां ऊपर कहीं बहिष्ठ तुम्हारे स्वर्ग है? स्वर्ग वर्ग तो जैसी कोई जगह, तो स्वर्ग कहा है सुख विशेष को शास्त्र में, और परमात्मा तो अनंत है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, वो ईश तो सब जगह वास करता है, वो परमात्मा अनंत है। तो जो अनंत है तो फिर वहां पर ऊपर नीचे क्या? तो इससे सिद्ध होता है कि ये खुदाई पुस्तक नहीं है, ये किसी इंसान ने बनाई है, और जो चीज काल्पनिक बातें गढ़ दी मोहम्मद साहब ने, बस चला दिया लोगों ने यही फालतू बातें। तो खुद तो तुम सबूत दो ना तुम्हारी उत्पत्ति का, कि कहाँ पे उत्पत्ति हो रही है तुम्हारी, बहिष्ठ कहाँ है, बता दो बहिष्ठ का, कितने, कहाँ मिलेगा बहिष्ठ? आज तो वैज्ञानिक पहुंच गए अंतरिक्ष में, उनको तो कहीं बहिष्ठ नहीं दिखा, दिखाओ कहाँ है बहिष्ठ? ये सब फालतू बातें हैं, बकलोली है, खुद के इतिहास का पता नहीं है, हमसे सबूत मांगेंगे ये मानव उत्पत्ति का। ठीक है, पहले अपनी उत्पत्ति का सबूत दे, ये बहिष्ठ कहाँ है, आदम चाचा कहाँ रहते थे, कैसे धरती पे आए, इसका उत्तर दे दे, तब हमसे उत्तर लेना। ठीक है, फिर भी हम अपने दर्शकों की जिज्ञासा के लिए इस सवाल का उत्तर देंगे, नहीं तो हम चाहते तो यहीं पर इसको खत्म कर सकते थे। हाँ, अब देखिए दोस्तों, आज थोड़ा आधुनिक साइंस का भी खंडन होगा। ये जो एवोल्यूशन की थ्योरी है इसको भी आज डिबंक करेंगे, और हम ये भी बताएंगे कि कैसे हमारे मानवोत्पत्ति हुई, वैदिक पक्ष क्या है इसका। ठीक है, तो तर्क और प्रमाण से सिद्ध करेंगे, तो साथ में बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि भाई अब आधुनिक विज्ञान की हर बात नहीं मान सकते। ठीक है, तो अब देखते हैं, पहले अपना पक्ष देखते हैं। चिंटू जी का क्लेम था कि वेद से सिद्ध करो कि तिब्बत में मानवोत्पत्ति हुई, तो ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड, आओ देखते हैं। यह है अथर्ववेद के 11:1-7, ऋग्वेद का 8:19-4, और यजुर्वेद का 26:14, ऋग्वेद का 10:190 और 3, ये मंत्र हैं। ये है, यहाँ सब दादा इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या आया है, जो मैंने अंडरलाइन किया है ऊपर, उसको ध्यान से पढ़िए सब लोग। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है विष्टपम। ठीक है, विष्टपम शब्द आया है, यहाँ क्या आया है? ऊर्ध्वः नाग इत्यादि रोह विष्टपम स्वर्गे लोक इति यम वदंती। ठीक है, तो फिर आगे भी पढ़ते हैं, क्या आया? उपहरे गिरीणाम संगमे चा नदीनाम धिया विप्रो अजायत सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व अकल्पयत दिवम चा पृथ्वीम चा अंतरिक्षमतो स्वा। यानी क्या आया कि हे मनुष्य, जिसको त्रिविष्टप और सर्गलोक भी कहते हैं, उस पर तू चढ़ जा, और वह सब पृथ्वी पर सबसे ऊंचा सुख देने वाला स्थान है। वह पृथ्वी पानी से सबसे पहले बाहर आई है, और एक साथ पैदा हुए सामान्य मनुष्य प्रकट हुए, महान वीर प्राप्ति के लिए तू उसको प्राप्त कर। हे राजन, तू उस त्रिविष्टप स्थान को प्राप्त कर जो सारी पृथ्वी से ऊंचा है। यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड कि जो त्रिविष्टप वो जगह है जो सारी पृथ्वी में सबसे ऊंचे है। इसको मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूँ, तीसरी बार फिर कर देता हूँ। त्रिविष्टप वो जगह है जो सारी पृथ्वी में सबसे ऊंचे है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, और मनुष्यों के लिए सुखकारी है, और माता के उदर के समान मनुष्यों को पैदा करने का स्थान है। हमारे सनातन धर्म में 5 माताएं बताई गई हैं। पहली माता है वेद माता, ठीक है, जो हमें ज्ञान देती है, परंपरा परमात्मा शिष्य के आदि में ज्ञान देते हैं। दूसरी है पृथ्वी माता, जो पृथ्वी को माता क्यों कहते हैं? इसी कारण, क्योंकि सृष्टि के आदि में हम लोग पैदा हुए भूमि से, ये वैदिक मान्यता है। ठीक है, वो कैसे हुए आगे बताएंगे। तीसरी है गौ माता, जो हमारा पालन पोषण और संवर्धन करती है। ठीक है, और 2 माताओं का और जिक्र है। ठीक है, वो अलग विषय है, बाद में बात करेंगे। तो क्या आया? इन दोनों वेद मंत्रों में परमात्मा ने ये कहा है कि जो स्थान पानियों में सारी पृथ्वी पर सबसे पहले प्रकट हुआ, जिसमें इंसान को पहले पहल उत्पत्ति हुई, उसी को त्रिविष्टप या स्वर्ग कहते हैं। वह स्थान मनुष्यों के लिए सुखकारक है, और उसको तुम प्राप्त हो। यानी त्रिविष्टप वो स्थान है जो सबसे धरती पर ऊंचा हो, और वो सुख वहां पर सबसे ज्यादा सुख हो। यानी स्वर्ग कहते हैं सुख विशेष को, जहां पर सबसे ज्यादा सुख हो। और जो स्थान, तो यहाँ पर इस वेद मंत्र में यह बताया है कि वो स्थान जो धरती पर सबसे ऊंचा हो और जहां पर सुख विशेष हो, सुख का निमित्त हो, वो स्थान को त्रिविष्टप बोलते हैं। अब त्रिविष्टप शब्द को हम व्याकरण से देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक संगति और है कि वो स्थान जो धरती पर सबसे ऊंचा हो, और आप लोग जानते हैं कि धरती पर सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, ये बताने की जरूरत नहीं है।
कौन सा है सबसे ऊंचा स्थान धरती पे? एवरेस्ट। एवरेस्ट। ठीक है। हाँ, अब ये देखते हैं व्याकरण से। ये उणादि कोश है 3 145। यहाँ पर ये जो नीचे मैंने अंडरलाइन किया है रेड रेड उससे, तो उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर विष्टप विट, ये इस धातु से बनता है ऐसे ऐसे। यहाँ पर आया है त्रिविष्टप सुख विशेष भोगो वा, यानी ये उणादि कोश है, वैदिक कोश है। यहाँ पर ये बात आई है कि शब्दों का विनिमय यहाँ से होता है आदि। तो जो त्रिविष्टप है वो उसको कहते हैं, उस चीज को जो सुख विशेष भोग जहां पर हो उसको त्रिविष्टप बोलते हैं। यानी जो जहां पर भी सुख विशेष का भोग होगा उसको त्रिविष्टप बोला। स्वर्ग जैसा, स्वर्ग का अर्थ होता है सुख विशेष भोग, और जहां त्रिविष्टप का अर्थ भी यही है। तो अब ऐसी जगह धरती पर जहां पर जो सबसे ऊंचाई पर हो और जहां पर सुख विशेष का भोग हो उसको त्रिविष्टप बोला। तभी स्वामी जी बोल रहे हैं कि मानवोत्पत्ति पहले ऐसे स्थान पे हुई जो सबसे ऊंचा था और जहां सबसे ज्यादा सुख के साधन थे, और वो स्थान व्याकरण से सिद्ध हो गया। और वेद में भी जो त्रिविष्टप शब्द आया है विष्टपा, उसका अर्थ भी यही है कि वो स्थान जो सबसे ऊंचा हो और जहां सबसे ज्यादा सुख विशेष हो। तो इससे वेद की नित्यता भी भंग नहीं हुई, वेद में इतिहास भी सिद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि त्रिविष्टप यौगिक शब्द है जिसका अर्थ होता है सुख विशेष वाला स्थान। बस बात खत्म हो गई। अब तो इससे सिद्ध हो गया कि चिंटू हक जी ने क्लेम किया था कि वेद से त्रिविष्टप शब्द दिखाओ, दिखा दिया भाई वेद से त्रिविष्टप शब्द। और वेद में दिखाओ मानवोत्पत्ति हो गई। वो जगह जो सबसे ऊंची हो, जहां सबसे ज्यादा सुख हो, वो त्रिविष्टप है, और वो माउंट एवरेस्ट है, तिब्बत है। बस सिद्ध हो गया कि मानवोत्पत्ति हुई, वेद से सिद्ध हो गया। हाँ, अब एक प्रमाण और लेते हैं त्रिविष्टप शब्द के बारे में। ये चरक संहिता है, चरक संहिता का चिकित्सा स्थान 4-3। यहाँ क्या आया कि यहाँ पर आया है कि बहुत दिन तक आर्य लोग हिमालय पर रहे, फिर उन्होंने हिमालय से उतरकर भूमि की तलाश शुरू की। जिस रास्ते वे आए उस रास्ते का नाम उन्होंने हरिद्वार रखा। यहाँ आकर वे कुछ दिन तो रहे, पर जलवायु, खान पान आदि के दोष से बीमार होकर पुनः मूल स्थान हिमालय लौट गए। परंतु कुछ काल पश्चात वे फिर यहाँ आए और अब की बार उन्होंने जंगलों को काटकर देश को बसाने योग्य बनाया, और हरिद्वार, कुरुक्षेत्र और सरस्वती नदी से लेकर सतीनारा तक जंगलों को जलाकर वहां बस गए और इस आबाद क्षेत्र का नाम आर्यावर्त रखा। यानी जो भूमि पर सबसे पहले मानवोत्पत्ति हुई, ऐसे स्थान पे हुई जो सबसे ऊंचा था और सबसे ज्यादा सुख के साधन थे वहां पे, क्योंकि वनस्पति से लेके भौगोलिक स्थिति तक जितनी भी भौगोलिक स्थिति है, वनस्पति है, सबसे जो उत्तम क्षेत्र है पूरे विश्व में वो है हिमालय। हिमालय जो है उसकी बहुत सारी विशेषता हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। धरती का स्वर्ग भी बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि वहां की जलवायु ऐसी है, वहां का रहन सहन खान पान ऐसा है, वहां ऐसी ऐसी प्राचीन दुर्लभ औषधियां होती हैं, वो भी हम दिखाएंगे आगे। जिस जो हिमालय ही वो उपयुक्त स्थान है जो रहने लायक है। इसीलिए मानव सबसे पहले धरती वहां पर उत्पत्ति उत्पत्ति हुई त्रिविष्टप पे, और वहां से फिर वो नीचे की ओर उतर के आए। फिर उन्होंने आर्यों ने मैदानी इलाके में अपना नगर बसाया। ठीक है। अब ये हिमालय क्षेत्र की कुछ खूबियां देखते हैं। कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि ये क्या बात होती है, हिमालय ही में ही क्यों आदमी पैदा होगा, वहां ऐसी क्या विशेषता कि हिमालय में सबसे पहले मानव उत्पत्ति हुई होगी? क्योंकि आधुनिक साइंस तो ये नहीं मानता। आधुनिक साइंस तो कुछ और मानता है भाई। अब वो क्या मानता है वो आगे देखेंगे, पहले हम अपना पक्ष देखते हैं, फिर आधुनिक साइंस का देखेंगे। तो यहाँ पर हिमालय की जो बात है, तो ये आप पढ़ सकते हैं जाके पेज से। हम तो बस मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। उत्तरी भारत के जो मैदानी इलाका है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी, हिमालय से जो लाई गई नदियों के मैदान है, यानी जो हिमालय से जो नदियां आई यहाँ पर आकर मैदानी क्षेत्र में वो नदियों का रूपांतरण हुआ। हिमालय नदियां यहाँ आई और बसे लोग उनके आसपास। हिमालय की श्रेणियां जो होती हैं मानसूनी हवा से के मार्ग को अवरुद्ध करके भारत के राज्यों में वर्षा कराती है। प्रातः काल जब सूर्य उदित होता है तब सूर्य की किरणों से हिमालय की शोभा निखर आती है। हिमालय पर्वत ऊंचे ऊंचे देवदार चीड़ के पेड़ों से भरा है। यहाँ पर कई प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, और जो हिमालय है वो विविध प्रकार के औषधीय संसाधनों का घर है। साधारण खांसी से लेकर सांप के काटने तक की स्थितियों के इलाज के लिए जंगलों के पौधे का उपयोग सहस्त्र शताब्दियों से किया जाता है। पौधों के विभिन्न भागों, जड़, फूल, तना, पत्ती, छाल का उपयोग भी विभिन्न बीमारियों के उपचार में किया जाता है। उदाहरण के लिए एबिस पिंडरो पेड़ की छाल से अर्क का उपयोग खांसी और ब्रोंकाइटिस के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है। और ये एड्रोगेनिक कॉन्ट्राफिलुरा की पत्ती और तने के पेस्ट का उपयोग घावों के, सांप के काटने की मारक औषधि में किया जाता है। यानी मोटा मोटा ये है कि लगभग 5 औषधि गुण पाए जाते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि मोटा मोटा कि हिमालय जो है वो लगभग सभी प्रकार की विभिन्न औषधियों का घर है, रेयर से रेयर। और सहस्त्र शताब्दियों से किया जा रहा है। ये देखिए क्या लिखा है, ये आप पढ़ सकते हैं विकिपीडिया पे आके, या गूगल वहां से देख सकते हैं।
या और रिसर्च कर सकते हैं। अब रही बात की जो त्रिविष्टप है, तिब्बत है, तो नीचे जब देखेंगे वहां लिखा है कि वहां पर बायोडायवर्सिटी जो है ज्यादातर है, ठीक है। 28 जितनी भी बायोडायवर्सिटी है, 12,000 स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड प्लांट्स, 5,000 स्पीसीज ऑफ इस जितनी भी मैमल्स की 210 स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं, बर्ड्स की कई स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं, यानी जो बायोडायवर्सिटी है जो तिब्बत क्षेत्र है वहां बहुत ज्यादा है। और जो हिमालय है बहुत सारी रेयर औषधियों का घर है। तो इससे सिद्ध होता है, और जो हिमालय है वो भारत को जो सर्द हवाएं हैं उससे बचाता है, जो वर्षा का कारण बनती है भारत के क्षेत्र में। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि कोई भी स्थान जहां पर मानव उत्पत्ति हो सकती है वो कुछ कारणों पर निर्भर करता है। पहला वो स्थान होना चाहिए जहां वो सबसे सुटेबल हो, वो हिमालय ही है। वहां का आसपास का एरिया जो क्षेत्र है, कुछ जो क्षेत्र होते हैं बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, कुछ जो क्षेत्र होते हैं बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, और कुछ होते हैं मिले जुले होते हैं। पर जो हिमालय का क्षेत्र है वहां पर जितनी मात्रा में ग्रीष्म ऋतु में होता है उतना सर्द ऋतु में होता है, और उस माहौल के कारण 6 ऋतुएं एग्जिस्ट करती हैं, और भारतवर्ष में भी एग्जिस्ट करती हैं। तो भैया मानवोत्पत्ति त्रिविष्टप जैसे इलाके में, भारत जैसे देश में ना होकर अफ्रीका में क्यों होगी? अफ्रीका में मानता है ना आधुनिक साइंस, क्या मानता है आगे देखते हैं। अब मॉडर्न साइंस के अनुसार जो पहला ह्यूमन था वो लगभग 2.4 मिलियन ईयर टू 1.4 मिलियन साउथर्न अफ्रीका में पैदा हुआ, ठीक है। वो जो एवोल्यूशन हुआ अमीबा से लेके पूरा प्रोसेस मानते तो ये कि यानी कहाँ पैदा हुआ, अफ्रीका, अफ्रीकन रीजन में। तो भैया अफ्रीकन रीजन में मानवोत्पत्ति हुई, वो जो अमीबा से लेके पूरा प्रोसेस है उसको देखते हैं। तो अब हम आपको एक बात कहते हैं कि कोई बीज है, बीज को जब हम बोते हैं तो उसको वैसा माहौल चाहिए उगने के लिए, ठीक है। हर जगह बीज नहीं होगा, उसकी शुरुआत तो कहीं एक जगह से ही होगी। अब अगर आपके आसपास का एरिया ही ऐसा ना हो जहां सब प्रकार की फसलें हो, ऋतुएं हो, तो आप वहां सबसे ज्यादा वन्य जीव वाला माहौल कैसे पैदा कर सकते हैं? पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट यह है कि जो भारत है वहां पूरी 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, अनेक प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, हर प्रकार के नाना किस्म की आम की करीबन 100 से ज्यादा यहाँ किस्में पाई जाती हैं। भारत में कोई किसी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं है, धन्य धान्य से लेकर कृषि प्रधान देश शुरू से रहा है भारत। भारत जैसे देश में, वो भी हिमालय का उच्च स्थान, जहां पर कश्मीर में तो पूरा जितने भी आपके ड्राई फ्रूट है उसका तो अच्छे से अच्छा हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया वो हमारा, उसमें भी एक से एक ड्राई फ्रूट से लेके सब पाया जाता है बहुतायत में। तो भारत जैसे देश में जहां पर वन्य जीवन इतना अच्छा है, जहां की जलवायु इतनी अच्छी है, हर प्रकार की फसलें जहां होती हैं, वहां ना मानवोत्पत्ति होकर अफ्रीका में होगी, जहां क्या होता है इसको पढ़ते हैं। ये ब्रिटेनिका का रिपोर्ट है, यहाँ पढ़ते हैं। अफ्रीका में कृषि अब तक की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। यह महाद्वीप की लगभग 2/3 कामकाज आबादी है, वो भी वहां जहां पर नदी आदि क्षेत्र है, जैसे नील नदी आदि के आसपास का। बहरहाल कृषि योग्य भूमि और स्थलीय फसलों के अंतर्गत आने वाली भूमि अफ्रीका के कुल क्षेत्र का लगभग 6% ही है, यानी कुल क्षेत्र का लगभग 6% ही वहां खेती के लिए उपयुक्त है। यूरोपीय मूल की बड़ी आबादी वाले देशों जैसे दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, केनिया को छोड़कर कृषि काफी हद तक निर्वाह खेती तक ही सीमित है। ऐसी जगह पे मानवोत्पत्ति हो। इस भाग में क्या होता है कि गर्मी की ऋतु नम होती है, परंतु जाड़े में साधारण ठंड पड़ती है, यानी ज्यादातर गर्मी ही पड़ती है अफ्रीकन रीजन में। वो भी आप मान के चलिए 50 to 55 डिग्री टेम्परेचर होता ही है ज्यादातर। जाड़े की ऋतु शुष्क होती है। अफ्रीका के उत्तर एवं दक्षिण विस्तृत उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। यहाँ वर्ष भर वर्षा होती ही नहीं है। गर्मी में कड़ाके की गर्मी पड़ती है, परंतु जाड़े में मात्र साधारण ठंड पड़ती है। विश्व के सबसे ऊंचे तापमान इन्हीं मरुस्थलों में पाए जाते हैं। औसत 25 सेंटीमीटर उससे भी कम भाग है। दक्षिण पश्चिम तटीय भागों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। इस प्रदेश में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है, ना तो जाड़े में अधिक जाड़ा। वर्ष भर मुख्यतः गर्मी में चमकीली धूप प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का अनुसरण करती है। अफ्रीका में जलवायु की भिन्नता के आधार पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। भूमध्य रेखा के क्षेत्र में अधिक गर्मी व वर्षा के कारण घने वन पाए जाते हैं। बड़े बड़े वृक्षों के बीच छोटे छोटे आदि पाई जाती हैं। सूर्य का प्रकाश भी छन कर भूमि तक नहीं पहुंच पाता और अंधकार रहता है। वर्ष भर वर्षा होने के कारण वृक्ष किसी खास समय में अपनी पत्तियां नहीं गिराते। तो जो अफ्रीकन रीजन है वहां का जो जंगल है, वहां पर दो चीजें हैं। एक तो मरुस्थल वाला एरिया है, वहां हीट बहुत ज्यादा होती है, और जो मैदानी इलाके में वहां बम्पर हीट होती है। गर्मी में भीषण गर्मी पड़ती है। ये मान के चलिए वहां के लोग मूल तो काले ही होते हैं, गोरे तो बाद में बसे, नेटिव तो वहां के ब्लैक लोग ही हैं।
अब जो आप खुद बताइए कि जिस स्थान पर इतने बड़े बड़े चौड़े पत्ती के वृक्ष हों, जहां पर जो सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर देते हो, पूरी तरह छन करा प्रकाश भी धरती के ओर तक नहीं पहुंच पाता हो, ऐसी जगह पर मानव उत्पत्ति होगी। अरे वन जीवन ही पूरी तरह नहीं पनप सकता, हर प्रकार की फसलें ही नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य को जीने के लिए फसल चाहिए, वनस्पति चाहिए। अब आधुनिक विज्ञान तो मानता है कि पहले तो हमारे पूर्वज शिकार करते थे बंदरों की तरह। वो बंदर से मानो बंदर तो शाकाहारी होता है, हालांकि वो आदि मानव थे, वो शिकार करते थे। तो भाई ये तो मुझको लॉजिकल बात लगती है, क्योंकि ये फालतू बात है। अब डार्विन ने जो मनगढ़ंत कर दिया उसको मान लो, ये बात थोड़ी होती है। अब तर्क भी तो आदमी कर सकता है ना। अब कैसे आप भाई कर सकते हैं आप, अभी उसका भी प्रमाण देंगे आगे। तो अब आप सोच के देखिए कि ऐसा स्थान जहां पर इतनी टेम्परेचर हो, जहां पर कृषि का योग्य भूमि मात्र 6% हो, वनस्पतियां भी जहां पूरी तरह ना होती हो, क्या वहां वहां मानव उत्पत्ति संभव है? मानव तो छोड़ो, सृष्टि का सृष्टि के आदि की बात कर रहे हैं, अभी जो उत्पत्ति उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वहां पर सृष्टि के आदि में उत्पत्ति ऐसी जगह ही होगी जो सबसे ज्यादा सुटेबल होगी, क्योंकि उस समय तो सब जगह तो भूमि नहीं थी, पानी था। तो सबसे ऊंचा स्थान वही होगा, हो सकता है सबसे सुटेबल, और वो त्रिविष्टप है, वहां मैदानी इलाकों में है। आज भी भूटान सबसे स्वच्छ जगह पर है, ठीक है, वायु की दृष्टि से, पोल्यूशन की दृष्टि से, ठीक है। तमिलनाडु के अतरीपक्कम में चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं 17 लाख साल पहले। तो वहां पर क्या कौन खेती कर रहा था भैया? होमो हेबिलिस कर रहा था कि निएंडरथल कर रहा था, कि कौन कर रहा था खेती? क्योंकि अर्ली ह्यूमन तो मांस खा के अपना जीवन यापन करते थे, शिकार करके। अब ये 17 लाख साल पहले कैसे भैया मिल गया ये चावल की खेती के प्रमाण? वहां पर कौन खेती कर रहा था चावल की? ये आदिमानव करते थे खेती चावल की, या उस समय तो वो एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। खैर, उसके पहले वाली प्रजाति एग्जिस्ट करती थी, जो पूरी सीरीज में आती है आपके निएंडरथल से लेके पूरी वो चलती है साथ में स्टार्टिंग से एवोल्यूशन के। तो ये लोग कर रहे थे क्या खेती वहां 17 लाख साल पहले? चावल की खेती हलवा है क्या? कितना पानी लगता है वहां? तो ये सब फालतू बातें हैं। मानव की उत्पत्ति आर्यावर्त में हुई, तिब्बत में हुई, जो सबसे ऊंचा स्थान था, सबसे ज्यादा रहने योग्य सुटेबल प्लेस है, वनस्पतियों का गढ़ गढ़ है, एक से एक अच्छी जड़ी बूटियां वहां पाई जाती है। अब देखिए, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, तो हनुमान जी भी जो जड़ी बूटी लेने कहाँ गए थे? हिमालय ही गए थे, क्योंकि वहां रेयर से रेयर जड़ी बूटी का इलाज है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब ये व्यक्ति का खोपड़ा अगर 50 साल बाद देखिए किसी वैज्ञानिक को मिल गया, तो उसको क्या कह देगा कि ये हमारा पूर्वज था। इस व्यक्ति का जो मुंह है वो बाहर की ओर है, इसका ओंठ, और इसका माथा अंदर की ओर है। अब जो औरंगुटान आदि होते हैं उनका भी ऐसा ही रहता है। तो अब बात ये है कि अगर इसका खोपड़ा मिल गया तो वो कह देंगे कि भाई ये तो होगा, भाई ये हमारा पूर्वज था, ये होमो हेबिलिस था, फलाना ढिमाका था, कुछ भी जोड़ देंगे अपनी थ्योरी में। तो ये तो फालतू बातें हैं। एवोल्यूशन कोई उसका सिर पैर नहीं है। आप खुद सोच के देखिए ना कि कैसे भाई, कैसे संभव है? आप खुद सोच के देखिए। न्यूटन चाचा कहते हैं कि पहले जो था, जो उस समय के जो बंदर थे, वो दूर की चीजों को नहीं देख पाते थे, तो वो उचकते थे। तो उचकने में क्या हुआ कि वो 2 पैर 4 पैर से 2 पैर पे चलने लगे। भैया आज भी तो बंदर पाए जाते हैं, जाके देखो ना जंगल में, वो उनको दूर की चीज देखनी होती पेड़ पे चढ़ जाते हैं। फालतू बातें हैं कि नहीं ये सब? कोई लॉजिक ही नहीं है इस थ्योरी का। और वो आज भी बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है, जैसे क्रैब की स्पीसीज बहुत सारी है, वो आज भी हैं। वो कहा जाता है बहुत पहले से हैं वो, उनमें तो एवोल्यूशन नहीं हुआ। तो ये अतार्किक है, और ये इसके लिए विस्तार से वैदिक संपत्ति पढ़िए पुस्तक, और भी कुछ पुस्तकें हैं उसको पढ़िए। हमारा विषय एवोल्यूशन दिखाने का यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारा विषय था चिंटू साहब को जवाब देना, इसलिए हमने किया। कभी इस पर भी कभी वीडियो बनाएंगे एवोल्यूशन पे, ठीक है। कि क्योंकि स्वामी दयानंद की भी डिबेट हुई थी एवोल्यूशन पे, कुछ जीवनी में आया है कि कुछ पाश्चात्य जो लोग उनका सुनने आते ही थे व्याख्यान, तो कुछ पाश्चात्य वैज्ञानिक भी सुन रहे थे, तो उनसे बात हुई थी उनकी एवोल्यूशन पे। उन्होंने भी बहुत सारे सवाल उठाए कि पहले तो बंदर जो थे वो मनुष्य बन गए, आज भी तो बंदर घूम रहे हैं, काहे नहीं मनुष्य बन जाते हैं? अब तुम कहते हो इतना साल लगा, तो क्या गारंटी थी कि उस समय बन गए होंगे? इसका भी तो ये तो अनुमान ही है ना फिर तो। आज भी तो स्पीसीज है, एक भी स्पीसीज तो नहीं पाई जाती ऐसी। उल्टा जो कम गुणसूत्र वाली स्पीसीज हैं, जो ह्यूमन के बराबर वाली भी हैं, वो भी नहीं इवॉल्व हो रही हैं, वो भी उनका भी अलग है स्ट्रक्चर पूरा। तो कहाँ से एवोल्यूशन हो जाएगा? तो ये सब फालतू बातें हैं। हम लोग ऋषि मुनियों की संतान हैं। पूरा विश्व जब पाश्चात्यों का गुलाम हो गया अंग्रेजों का, तो पूरी दुनिया को उसी हिसाब से उन्होंने ढाल दिया अपने में।
तो इसमें ये अब भी देखिए भैया, कि वैदिक सिद्धांत एक आता है कि भैया हम लोग अनुमान प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। भैया इन्होंने अनुमान प्रमाण तो लगा लिया, प्रत्यक्ष प्रमाण किधर है? वही तो। सिद्ध करो अब न्यूटन वो प्रमाण। डार्विन चाचा गए किसी टापू में, वहां उन्होंने देख लिया कि ओ हो चिंपैंजी तो मानव जैसा ही हो, तो यही हमारा पूर्वज होगा। ये सब फालतू बातें हैं भाई। अब तुम अच्छा एक सवाल का उत्तर दो। क्या संस्कृत जैसी इतनी क्लिष्ट भाषा जिसमें 63 वर्ण है, इंसान अपने आप सीख गया? अपने आप आदमी बच्चे को माँ बोलना भी सिखाना पड़ता है। वो अपने आप भाषा भी सीख रहा है, वो अपने आप खाना बनाना भी सीख रहा, सब अपने आप सीख गया बिना किसी के सिखाए, सृष्टि के आदि में। आदि मानव, ये क्या फालतू बात है? ये सब बकलोली है। हर चीज नहीं मानना चाहिए। ऋषि मुनियों की परंपरा चाहिए। और कुछ पंड पौराणिकों को भी मैं कहूंगा। अब हम पंडों की बात ले लेते हैं। हमारे कुछ पौराणिक जगत के लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि एवोल्यूशन सही है और हमारे पुराणों में एवोल्यूशन है। उसमें वो ये तर्क देते हैं कि पहला हुआ, कौन सा अवतार हुआ? पहला मत्स्य अवतार। तो जब अमीबा से वो मछली वाला, जब माने जलीय जीव बने, तो वो मत्स्य अवतार का उदाहरण देते हैं। फिर एम्फीबियन आए जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, तो कछुआ अवतार हो गया। फिर आया वराह अवतार जो सिर्फ थल पे रहता था, तो वो हो गया हमारा। फिर वैसे जीव आए जो सिर्फ थल पे रहते थे यानी भूमि पे, तो वो वराह अवतार का उदाहरण है। फिर मानव आया उसी श्रेणी में आगे जाके, राम आदि आए, परशुराम आए। तो ये होमोसेपियंस थे। तो इन गधों से, मैं अनपढ़ों से ये पूछना चाहता हूं जो इसका समर्थन करते हैं, तू मानेगा क्या कि तेरे पूर्वज जाहिल थे? ये शिकार करते थे मांस का, भाला फेंक के? क्योंकि आदि मानव तो भाला फेंक के शिकार करता था। गलत बोल रहे हैं श्रेयांश? तो जब आदि मानव भाला फेंक के शिकार करता था, मांस खाता था, तो तू मानेगा तेरे पूर्वज शिकार करके खाना खाते थे, मांसाहारी थे और जंगलियों की तरह घूमते थे? जबकि रामायण पढ़ो तो राम कृष्ण सब बेचारे सब लोग गुरुकुल गए वैदिक विद्या पढ़ने, ऋषि मुनि। अनपढ़ थे क्या फिर हमारे पूर्वज? ये मूर्खतापूर्ण छोड़ो अपना ये एवोल्यूशन मानेंगे, ये पुराणों में एवोल्यूशन ढूंढते हैं ये अनपढ़ लोग। यहाँ स्क्रीनशॉट भी मिलता है वहां पे, अनपढ़ लोग कहीं के। अब हम देखते हैं मानवोत्पत्ति कैसे हुई। देखिए अब मानवोत्पत्ति कैसे हुई, वैदिक पक्ष देखिए। इस पर आज तक किसी ने स्ट्रीम नहीं की पूरे यूट्यूब के इतिहास में। सही बता रहे हैं। इस टॉपिक को छूने से बहुत सारे आर्यसमाजी भी डरते हैं, पता नहीं उन क्यों डरते हैं, क्यों उनको इतना डर है एवोल्यूशन से। अरे भाई, हर चीज हम हमारा सीधा मत है, हम अंधभक्ति थोड़ी करते हैं किसी की। पाश्चात्यों की एवोल्यूशन क्यों है, हमारा वैदिक पक्ष क्यों नहीं सही है? अब देखिए, आइए मानवोत्पत्ति कैसे हुई, अभी देखिए सब लॉजिकल है, अभी सिद्ध करते हैं। ये है ये है ऋग्वेद मंडल 10, सूक्त संख्या 18, मंत्र संख्या 10, 11, 13। आइए इसको पढ़ते हैं। ये देखिए ऊपर गलत है, ये वाला सही है। भूमि से युवावस्था मनुष्य उत्पत्ति। आदि सृष्टि में सभी जीवों की माता भूमि होती है। भूमि को माता इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो भूमि से ही हम आदि सृष्टि में उत्पन्न होते हैं। जीवों के शरीर अर्थात भ्रूण को धारण करने के लिए भूमि कृषि भूमि की तरह एक युवती की भांति कोमल होती है। सभी विपत्तियों को जिससे जीव की भ्रूण की रक्षा करती है। जीव को गर्भ में धारण करने के लिए भूमि उफली हुई पोली सी होती है। अच्छा, भूमि वैसी नहीं होती जैसे आज होती है, तरल अवस्था में होती है, उफली हुई पोली सी, जिसमें जीव का भ्रूण कुमारावस्था तक पुष्ट होता है और युवा अवस्था होने पर उभरे हुए भाग से धरातल पर प्रकट होता है। मनुष्य की उत्पत्ति भूगोल के सबसे ऊंचे स्थान पर होती है। सबसे ऊंचा स्थान भूगोल का त्रिविष्टप है। अभी हमने सिद्ध कर दिया। भूमि का यह भाग पहले जल से युक्त था, उसके पश्चात पर्वत के रूप में ऊपर को उठता है। उस उठे हुए भूभाग को सूर्य की रश्मियां पोषित करती हैं, अर्थात वह स्थान जीवों के रहने योग्य हो जाता है। यानी जो भूमि, जैसे गर्भ माता के पेट में बच्चा होता है, वैसे भूमि के अंदर, क्योंकि सृष्टि के आदि में तो कोई था नहीं, तो उस समय रज और वीर भी नहीं। रज और वीर को कौन मिलाएगा? तो परमात्मा मिलाता है रज और वीर को, जिससे एक कोशिका आदि बनती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे माँ माता के पेट में बच्चा होता है और वो प्लेजेंटा जो होता है वो ऊपर की ओर होता है, वहां से पोषण लेता है, वैसे वो भूमि भी अंदर से वो गर्भ प्रेजेंटा पूरा ऊपर तक जाता है, वो धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश से पोषण लेती है। इसीलिए सूर्य को पिता बोला है, भूमि को माता बोला है कई जगह। तो पोषण लेता है सूर्य के प्रकाश से और भूमि में पोषित होता है वो। फिर जाकर मनुष्य की युवा अवस्था में धरती से उत्पत्ति होती है और बहुत सारे मनुष्य जो हैं, अनेक अनेक की संख्या में, असंख्य संख्या में स्त्री पुरुष पैदा होते हैं। और ये है वैदिक मान्यता। और ये बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि अगर युवा अवस्था में मान लीजिए बच्चा पैदा होता तो उसको, उसके, क्योंकि मनुष्य की आने से पहले उसकी खुराक आती है, मानव उत्पत्ति से पहले उसकी खुराक आएगी, यानी वनस्पति आदि होगी, तभी तो पैदा होकर कुछ खाएगा। और उससे पहले जीव जंतु भी आ जाते हैं।
तो अब अगर मान लीजिए वो पैदा होता युवा में, तो वो सरवाइव नहीं कर पाता माहौल में, क्योंकि आसपास के जंगली जीव थे। अब मान लीजिए वो बुढ़ापे में पैदा होता, तो फिर वो संसार कैसे चलाता। इसलिए युवा अवस्था में भूमि की उत्पत्ति होती है। ये तार्किक भी है, और यहाँ पर ये भी बात है कि यही तरीका भी सही है भूमि से उत्पत्ति होने का। और हमारे यहाँ ये मान्यता नहीं है कि एक आदमी और भाई बहन से दुनिया चल रही है, या एक आदमी और औरत से दुनिया चल रही है, फिर आगे जाके उन्हीं भाई बहन में शादी हो रही है। ये मान्यता सनातन धर्म की नहीं है। यहाँ एडम और ईव से चालू हुआ, आपस में शादी हो रही है, फिर उनके बच्चों की आपस में दुनिया चल रही है। ऐसे ही ईसाइयों में भी है, ऐसे ही मुसलमानों में भी है। लेकिन वेद की ये मान्यता नहीं है। ढेर सारे स्त्री पुरुष पैदा होते हैं, फिर आगे जाकर जो सृष्टि के 4 ऋषि होते हैं, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, उनको परमात्मा वेद का ज्ञान देता है अंतःकरण में। वो फिर उस ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जिसको ज्ञान देते हैं वो ब्रह्मा होता है। वो ब्रह्मा गुरु से परंपरा चलाता है, फिर आदि सृष्टि में लोगों को रहने योग्य बनाते हैं, सिविलाइज्ड करते हैं। और जैसे महर्षि मनु की जब मनुस्मृति पढ़ेंगे तो पहला चैप्टर इसी के बारे में है पूरा, उसको आप विस्तार से पढ़िए, इस टॉपिक को उत्तर मिल जाएगा। इसको लंबा ना खींचते हुए, क्योंकि हमारा विषय आज का ये नहीं था, हमारा विषय मोटा मोटा इसको बताना था। कभी विस्तार से कभी और इस विषय पर चर्चा करेंगे। आशा है सबको समझ में आ गया होगा।